नमस्ते। आज हम भारतीय सैन्य इतिहास के एक ऐसे दिग्गज पर बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही साहस और नेतृत्व की तस्वीर उभरती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। जी हाँ, जिन्हें लोग प्यार से सैम बहादुर भी कहते थे। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो नव भारत टाइम्स, जनसत्ता और विकिपीडिया जैसे स्रोतों पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद है कि हम फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जीवन के कुछ अहम पड़ावों को समझें, उनके व्यक्तित्व की झलक देखें और खासकर 1971 की युद्ध में उनकी जो भूमिका थी उस पर थोड़ी गहराई से बात करें। तो चलिए उनके इसी मशहूर नाम सैम बहादुर से करते हैं। ये नाम आया कहाँ से? दरअसल जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से 8 गोरखा राइफल्स के एक सैनिक थे। उन्होंने ही उन्हें पहली बार सैम बहादुर कहा और फिर तो ये नाम मतलब चिपक ही गया उनके साथ। अच्छा जी, उनका पूरा नाम तो सैम होर्मुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। अमृतसर में पारसी परिवार में जन्मे थे। पिता डॉक्टर थे तो वो भी डॉक्टर ही बनना चाहते थे शुरू में। तो फिर सेना में कैसे? हुआ यूं के पिता ने मना कर दिया तो बस उन्होंने एक तरह से कह लीजिए जिद में या विद्रोह में सेना में जाने का फैसला कर लिया। और फिर वो देहरादून में आईएमए के पहले बैच, जिसे द पायनियर्स कहते हैं, उसका हिस्सा बने। बिल्कुल, ब्रिटिश भारतीय सेना से शुरुआत हुई और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, बर्मा का मोर्चा। वहाँ उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि सितांग नदी की लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। जी, बहुत बुरी तरह। करीब 7 गोलियां लगी थी उन्हें, पर उनका जो जीवट था और वो मजाकिया अंदाज। हाँ, वो किस्सा तो मशहूर है। हाँ, जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ तो बोले एक खच्चर ने लात मार दी। कमाल है। और मेजर जनरल कोवान तो इतने प्रभावित हुए, या शायद उन्हें लगा कि ये बचेंगे नहीं, कि उन्होंने मौके पर ही उन्हें मिलिट्री क्रॉस दे दिया था। वाकई अद्भुत जीवट। अच्छा, फिर आजादी के बाद उनका सफर कैसा रहा? आजादी के बाद वो 8वीं गोरखा राइफल्स में आए और फिर जैसे सूत्रों में जिक्र आता है 1947 के कश्मीर ऑपरेशन और हैदराबाद एक्शन की प्लानिंग में भी उनकी अहम भूमिका रही। फिर धीरे धीरे तरक्की होती गई, ब्रिगेडियर बने, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और वो प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के कमांडेंट भी रहे। मतलब नेतृत्व क्षमता तो शुरू से ही दिख रही थी। और फिर आया वो निर्णायक साल 1971, भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का जन्म। शायद यही वो वक्त है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। निश्चित रूप से। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत तनावपूर्ण थे। ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा था और भारत में शरणार्थियों का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। और इसी माहौल में उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ वो मशहूर बातचीत हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। जब श्रीमती गांधी ने पूछा कि युद्ध के लिए कितनी तैयारी है तो मानेकशॉ का जवाब बहुत साफ और सीधा था। उन्होंने कहा था कि सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, यही ना, और वक्त मांगा था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि तैयारी के लिए समय चाहिए और यहाँ तक कह दिया कि अगर वक्त से पहले हमला करने का दबाव बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, एक आर्मी चीफ का ऐसा स्टैंड लेना। बिल्कुल, ये उनके प्रोफेशनल रवैये को दिखाता है। राजनीतिक दबाव के आगे झुके नहीं वो। और फिर जब तैयारी पूरी हो गई तब उनका वो मशहूर जुमला आया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। हाँ, युद्ध में उनका नेतृत्व कमाल का था। तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाया और पाकिस्तानी सेना को उनका संदेश भी सीधा था, आप आत्मसमर्पण करें या हम आपको मिटा देंगे। और नतीजा सिर्फ 12 दिनों में सामने आ गया। ढाका में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, लगभग 94,000 सैनिक बंदी बने और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। सही कहा। और एक और दिलचस्प बात है, वो खुद सरेंडर सेरेमनी में नहीं गए थे। हाँ, क्यों? इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है? उन्होंने अपनी जगह ईस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को भेजा। शायद ये कमांड की श्रृंखला का सम्मान था या अपने कमांडर पर भरोसा दिखाना था। ये भी उनके व्यक्तित्व का एक पहलू दिखाता है। अच्छा, राजनीतिक नेतृत्व के साथ उनके संबंधों पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जी हाँ, बहुत ज्यादा। एक किस्सा तो ये भी है कि एक बार इंदिरा गांधी ने उन्हें चाय पर बुलाया और सीधे पूछ लिया कि क्या वो तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अफवाहें थीं। ओह, तो उनका क्या जवाब था? मानेकशॉ ने, जैसा कि बताया जाता है, साफ कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस शर्त यह है कि उन्हें सेना को बिना किसी राजनीतिक दखलंदाजी के पेशेवर तरीके से चलाने दिया जाए। और ऐसी ही बेबाकी उन्होंने पहले कृष्ण मेनन और नेहरू जी के साथ भी दिखाई थी। सच बोलने से हिचकते नहीं थे।
और इसी असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। वो पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें ये सम्मान मिला। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, उन्हें यह सम्मान बाद में मिला। मानेकशॉ को तो पहले पद्म विभूषण 1972 और पद्म भूषण 1968 भी मिल चुके थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का करीब 4 दशकों का सैन्य करियर दूसरे विश्व युद्ध से शुरू होकर 1971 की ऐतिहासिक जीत तक फैला। वो अपनी बहादुरी, बेबाकी, नेतृत्व क्षमता और हाँ, अपने गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ एक वॉर हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर की है जिसने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसूलों का साथ नहीं छोड़ा, पेशेवर ईमानदारी बनाए रखी। 27 जून 2008 को उनका निधन हो गया, पर सैम बहादुर की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि कैसे एक सैन्य नेतृत्व देश की सुरक्षा की जरूरतों और जो राजनीतिक हकीकतें होती हैं उनके बीच एक संतुलन बनाता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। और मानेकशॉ का जीवन, खासकर 1971 संकट के दौरान उनके फैसले, इस जटिल रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पेश करता है।